दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों पश्चिम बंगाल की चंडीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर निशाना साधा है। जी हां, रविवार को अमित शाह ने दावा किया था कि बंगाल के पहले चरण की 30 सीटों में से बीजेपी 26 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि 26 क्यों कहा, पूरा 30 ही बोल देते, रसगुल्ला मिलेगा। दोस्तों होली पर महंगाई का साया है। जी हां, पकवान बनाना महंगा हो गया है क्योंकि खाद्य तेल के दामों में काफी हद तक बढ़ोतरी हो गई है। इसकी वजह यह है कि देश में तिलहन की पैदावार बेहद कम हो गई है। जी हां, तेल की खपत पूरी करने के लिए इसका विदेशों से आयात करना पड़ता है। जी हां, ऐसे में तेल के दामों में वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ना बताया जा रहा है। एक ऑयल के संचालक ने बताया कि वैश्विक कारणों के चलते तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। जी हां, पूरे विश्व में तिलहन की फसलें कम है, ज्यादातर तेल बाहर से मंगवाना पड़ता है। जी हां, इंडोनेशिया और मलेशिया से इसकी आवक होती है। दोस्तों ममता का चंडी पाठ, बीजेपी का जय श्री राम और अब ओवैसी ने भी रैली में पढ़ा कुरान। जी हां, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से कुरान पढ़ा। जी हां, कुरान का सूरे फातिहा का पाठ पढ़ा। ऐसा करते हुए ओवैसी ने साफ साफ कहा है कि उनका चंडी पाठ या फिर हनुमान चालीसा से विरोध नहीं है। जी हां, बंगाल की राजनीति में इस समय धार्मिक ध्रुवीकरण करने और फिर उसे रोकने की खूब कोशिश होती दिखाई दे रही है। कभी बीजेपी ममता बनर्जी के जय श्री राम पर आने की बात कहती है तो फिर कभी ममता बनर्जी पाठ करते हुए दिखाई देती है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ममता बनर्जी चंडी पाठ पढ़ सकती है। दिल्ली का सीएम खुद को हनुमान भक्त बुला सकता है। राहुल गांधी मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं क्योंकि इस बहाने उन्हें मोदी को हराना है। जी हां, हम भी एक पैगाम भिजवाना चाहते हैं कि ये जलसा हम सूरे फातिहा पढ़कर खत्म करेंगे। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कुरान के सूरे फातिहा पढ़ा। जी हां, आगे भी आप इस वीडियो को देखिए कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने सूरे फातिहा पढ़ा। और बंगाल की मुख्यमंत्री ने यह कह दिया, चंडी पाठ पढ़ा उन्होंने, तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बोला कि मैं हनुमान भक्त हूं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी अपने आप को भक्त दिखाने के लिए मंदिर मंदिर जाते हैं, उसमें कोई एतराज नहीं है। मगर सवाल यह पैदा होता है, क्या यह सेकुलरिज्म है? हर कोई अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू कौन है दिखा रहा है, क्योंकि मोदी से मुकाबला करना है ना। अरे मोदी से मुकाबला करना है तो अंबेडकर के संविधान से करो, मोदी हार जाएगा। मोदी से मुकाबला करना है तो आइडियोलॉजी पर करो, वो आइडियोलॉजी जो हमारे मुजाहिदीन आजादी ने इस्तेमाल किया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं चंडी पाठ पढ़ने के हरगिज खिलाफ था, ना हूं ना कभी रहूंगा। अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है तो मुझे कोई इतराज नहीं है, उनका फेथ है। मगर एक आप चीफ मिनिस्टर रहकर इस तरह की बात करते हैं, तो दीदी आज के इस जलसे से आपको एक मैसेज दे रहा हूं। मैं इन तमाम लोगों से आपसे अपील कर रहा हूं कि जब ममता बनर्जी चंडी पाठ पढ़ सकती है तो हम इंशाअल्लाह ताला इस जलसे को खत्म करेंगे सूरे फातिहा पढ़ के। पढ़ेंगे मेरे साथ? पूरे पढ़ेंगे? पूरे पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना? चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। दीदी आप चंडी पाठ पढ़ो, मैं सूरे फातिहा पढ़ता हूं। यह भारत का सेकुलरिज्म है।
दोस्तों देश में एक और जहां कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर गर्मी भी जानलेवा साबित हो सकती है। जी हां, शोधकर्ताओं के मुताबिक इस साल भयानक गर्मी पड़ेगी और दक्षिणी एशिया देशों में जानलेवा लू का प्रकोप देखने को मिलेगा। जी हां, अमेरिका में स्थित ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी सहित विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों ने शोध में यह दावा किया है कि इस बार भीषण गर्मी के कारण भारत के खाद्यान्न उत्पादन करने वाले बड़े क्षेत्रों पर भी असर पड़ेगा। तेज गर्मी की वजह से काम करने में दिक्कत आएगी। यही नहीं, इस बार तेज गर्मी में काम करना असुरक्षित साबित होगा। जी हां, शोध में बताया गया है कि गर्मी के कारण जिन जगहों पर सबसे ज्यादा काम करने में दिक्कत आएगी उनमें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। इन जगहों के साथ तटीय इलाके में कोलकाता, मुंबई एवं हैदराबाद जैसे शहरी इलाके शामिल है। जी हां, जहां पर गर्मी के कारण काम करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, जर्नल जियोफिजिक्स रिसर्च सेंटर में प्रकाशित शोध के मुताबिक 2 डिग्री तापमान बढ़ने से इसका सामना करने वाली आबादी में मौजूदा समय के मुकाबले 3 गुना तक वृद्धि हो जाएगी। इस शोध में दावा किया गया है कि दक्षिण एशिया के देशों में संकट हर साल गहराता जा रहा है। ऐसे में अगर इस बड़े खतरे से बचना है तो फिर तापमान वृद्धि में नियंत्रण करने की कोशिश पर जोर देना होगा। जब तक तापमान को नियंत्रण नहीं किया जाएगा तब तक इस तरीके के खतरों से बचा नहीं जा सकेगा। मौजूदा हालात को देखते हुए दक्षिणी एशियाई देशों को इस दिशा में आज ही काम करने की जरूरत है। इस काम में देरी खतरनाक साबित हो सकती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात के जरिए राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी के मन की बात का यह 75वें संस्करण था जिसमें पीएम मोदी ने कई अहम बातें कही है। पीएम मोदी ने कहा है कि पिछले साल यह मार्च का ही महीना था, देश ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना था, लेकिन इस महान देश की महान प्रजा की महाशक्ति का अनुभव देखिए। जनता कर्फ्यू पूरे विश्व के लिए एक आचरण बन गया था। अनुशासन का यह अभूतपूर्व उदाहरण था। आने वाली पीढ़ियां इस बात को लेकर के जरूर गर्व महसूस करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि में आधुनिक पद्धतियां समय की जरूरत है। हमने पहले ही बहुत समय गवा दिए हैं। एक दीप जले तो दूसरा और राष्ट्र रोशन हो हमारा। इस भावना पर चलते चलते हमने ये रास्ता तय किया है। हम लोगों ने देश के कोने कोने से लोगों से बात की और उनके आचरण कार्यों के बारे में जाना। आपने भी अनुभव किया होगा हमारे देश के दूर दराज के कोने में भी कितनी अभूतपूर्व क्षमता पड़ी हुई है। भारत के लोग दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं तो फिर गर्व से कहते हैं कि वे भारतीय हैं। हम अपने योग, आयुर्वेद, दर्शन ना जाने क्या कुछ नहीं है हमारे पास जिसके लिए हम गर्व करते हैं, गर्व की बातें करते हैं। साथ ही अपनी स्थानीय भाषा, बोली, पहचान, पहनावे, खान पान उसका भी गर्व करते हैं। यह दिलचस्प है। इसी महीने मार्च में जब हम महिला दिवस मना रहे थे तब कई महिला खिलाड़ियों ने मेडल और रिकॉर्ड अपने नाम किए। देश के अलग अलग क्षेत्र में जल्द ही नया साल भी मनाया जाएगा। इन सब के बीच कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी जरूर याद रखिए, दवाई भी कराई भी। उसी प्रकार से हमारे कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान, आदर, ताली बजाना, दिया जलाना। आपको अंदाज नहीं है कि कोरोना वॉरियर्स के दिल को कितना छू गया था वो दिन, और वही तो कारण है जो पूरे साल भर वे बिना थके, बिना रुके डटे रहे। दोस्तों, बंगाल में शनिवार को पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है। 5 जिलों की 30 सीटों पर 80% मतदान हुआ। दरअसल यहां कुल 8 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। वही दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल को होगा। इसके तहत 30 सीटों पर लोग वोट डालेंगे। इससे पहले कभी बंगाल की राजधानी रही मुर्शिदाबाद चर्चा में है। यहाँ 29 अप्रैल यानी कि 8वें चरण में चुनाव होने वाला है। इससे पहले कहा जा रहा है कि 75% मुस्लिम आबादी वाले घर मुर्शिदाबाद में दिलचस्प लड़ाई होगी। मुर्शिदाबाद में वाम दलों की अच्छी पकड़ है, लेकिन 34 साल सत्ता पर काबिज रहने के बावजूद भी यहां अपना वर्चस्व नहीं बना पाई। यहां 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और वाम दलों ने साथ चुनाव लड़ा था। इसका नतीजा यह था कि 22 विधानसभा सीटों में से 18 में जीत मिली थी। इसमें से 14 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। टीएमसी यहां सिर्फ 4 सीट ही जीत पाई थी। भाजपा को यहां एक भी सीट नहीं मिली थी। इस बार यहां दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल सकती है। वही 2019 लोकसभा चुनाव में हालात बदले। कांग्रेस और वाम दल अलग अलग चुनावी मैदान में थे। टीएमसी ने जिले की 3 में से 2 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, बच्चे हो या बड़े, होली खेलना तो हर किसी को पसंद है। ये त्योहार ही ऐसा है कि हर कोई इसके रंग में रंग जाता है। बिना रंग और पिचकारी के ये त्योहार अधूरा सा लगता है। इसलिए रंगों के साथ होली खेलने का अपना ही एक अलग मजा है। होली खेलते समय तो किसी को अपनी त्वचा का ध्यान ही नहीं रहता है। लेकिन होली के बाद चेहरे से रंग हटना एक बड़ी चुनौती हो जाती है। घंटों साबुन मलने के बाद भी होली का रंग नहीं छूटता। तो आइए हम आपको बताते हैं कि वो घरेलू नुस्खे जिन्हें अपनाकर होली के रंग को आसानी से
छुड़ाया जा सकता है। जी हां, आप होली खेलने से पहले पूरे शरीर पर तेल या फिर वैसलीन लगा लें। इससे आपके त्वचा को यानी कि आपके चमड़ी को आवश्यक नमी और फिर सुरक्षा मिलेगी। इससे बॉडी पर होली का रंग नहीं जम पाएगा और नहाते वक्त कुछ ही मिनटों में छूट जाएगा। जी हां, नहाने से ठीक पहले थोड़ा सा गेहूं का आटा लें, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और फिर नींबू डालें, फिर इसका एक पेस्ट बनाएं और अपने चेहरे पर लगाएं। जी हां, ऐसा करने से होली का रंग झट से आपके चेहरे से हट जाएगा। जी हां, अगर किसी के चेहरे पर पक्का रंग लग जाता है तो ऐसे में बेसन, दही, शहद और थोड़ा सा नारियल तेल मिलाकर का पेस्ट बनाएं। जी हां, नहाते समय इस पेस्ट को लगाकर पूरे शरीर पर मालिश करें और फिर गुनगुना पानी से नहा लें। ऐसा करने से आपका सौंदर्य लौट आएगा। त्वचा से होली का रंग छुड़ाने के लिए बेसन में गुलाब जल, एलोवेरा, कच्चा दूध मिलाकर एक मास्क तैयार कर लें। जी हां, और फिर उसे पूरे फेस पर लगाएं। 10 से 15 मिनट तक लगा के रखें और फिर बाद में पानी से अपना चेहरे को धो लें। जी, इससे आपके चेहरे पर लगा रंग उतर जाएगा। दोस्तों, उत्तर बिहार के दरभंगा में पिछले साल नवंबर में एयरपोर्ट की शुरुआत होने से यहां न केवल यात्री विमानों की संख्या बढ़ी है बल्कि यात्रियों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। जी हां, काफी इजाफा हुआ है। यही कारण है कि केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी भी इस एयरपोर्ट को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। यात्री सुविधाओं से जुड़ी कई अव्यवस्थाओं और फिर परेशानियों के बावजूद दरभंगा एयरपोर्ट से विभिन्न शहरों के लिए उड़ान भरने वाले लोगों की संख्या में काफी इजाफा हो रहा है। जी हां, यह बात खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दरभंगा एयरपोर्ट की बढ़ती साख को लेकर ट्विटर पर 7 मिनट का एक वीडियो शेयर किया। यह वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि दरभंगा एयरपोर्ट मिथिलांचल के हमारे भाइयों और बहनों के लिए वरदान साबित हुआ है। जी हां, इससे सहरसा, सीतामढ़ी, मोतिहारी समेत 17 जिलों के लोगों को लाभ पहुंच रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस शहर से और भी फ्लाइट्स बढ़ेगी और हवाई कनेक्टिविटी एवं एयरपोर्ट्स का अधिक विस्तार होगा। वीडियो में हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि उड़ान योजना के तहत देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों में एयरपोर्ट शुरू किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट मिथिलांचल के हमारे भाइयों और बहनों के लिए वरदान साबित हुआ है। इससे 17 जिलों के लोगों को लाभ पहुंच रहा है। जी, बड़े महानगरों से तो लोग विमानों में यात्रा करना चाहते ही हैं। जी, लेकिन टियर 2 और टियर 3 शहरों में एयरपोर्ट की शुरुआत और यहां के यात्रियों का हवाई सफर के प्रति रुझान हैरान करने वाला है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती भले ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं मगर पार्टी ने उन्हें स्टार कैंपेनर का दर्जा जरूर दिया है। वहीं अब बीजेपी की ओर से सीएम कैंडिडेट बनने को लेकर भी उन्होंने अपना इरादा साफ कर दिया। जी हां, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का कहना है कि पार्टी अगर चाहेगी तो वह जरूर सीएम बनेंगे। जी हां, एक न्यूज चैनल के मुताबिक जब उनसे पूछा गया कि क्या आप पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं तो इसके उत्तर में यानी कि इसके जवाब में मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि भाजपा नेशनल पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। यह पार्टी का एक अपना स्ट्रक्चर है। यदि पार्टी को लगता है कि मुझ में मुख्यमंत्री बनने की योग्यता है तो फिर निश्चित तौर पर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि मेरी पार्टी में बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री पद के काबिल है। जी हां, सीएम का फैसला आला कमाल लेगा, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। टीवी कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि यदि पीएम मोदी कह दे तो वे ममता बनर्जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ जाएंगे। जी, हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि पीएम मोदी ऐसा नहीं कहेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को हिंदू समुदाय को होली की बधाई दी। जी हां, प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट किया और कहा कि हमारे हिंदू समुदाय को रंगों के त्योहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हां, नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असद कैसर समेत अन्य नेताओं ने भी इस मौके पर हिंदू सांसदों और समुदाय को बधाई दी। दोस्तों, अगर आपने अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो फिर बहुत ही आसान प्रक्रिया है इसके लिए। जी हां, आधार कार्ड बनाने के लिए UIDAI द्वारा जारी किए जाने वाले 12 अंकों की पहचान संख्या आधार आज के इस दौर में भारतीयों के लिए पहचान के साथ साथ पते का सबसे महत्वपूर्ण प्रूफ है, दस्तावेज है। जी हां, UIDAI सभी भारतीयों को आधार कार्ड जारी करता है। इस बात का आशय है कि आधार कार्ड बनवाने के लिए कोई आयु समय सीमा तय नहीं की गई है। जी हां, इसका मतलब है कि बच्चों का भी आधार कार्ड बन सकता है जो आजीवन उसके लिए मददगार साबित होता है। अगर आपको भी अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाना है तो फिर बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के साथ माता पिता में से किसी एक का आधार कार्ड चाहिए। जी हां, UIDAI के मुताबिक 5 साल से कम आयु के बच्चों का बायोग्राफिक डेटा नहीं लिया जाता है। जी हां, माता पिता के आधार कार्ड से लिंक डेमोग्राफिक विवरण और फोटोग्राफिक के साथ बच्चों का UID प्रोसेस कर दिया जाता है। इन बच्चों के 5 साल और 15 साल का होने पर हाथ की सभी 10 उंगलियां आइरिस जैसे बायोमेट्रिक
बायोमेट्रिक विवरण देने होते हैं। तो आइए जानते हैं कि बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए पूरा प्रोसेस आखिर है क्या। जी हाँ, UIDAI की वेबसाइट या आधार हेल्प नंबर 147 यानी कि 147 पर कॉल करके निकटतम आधार सेवा केंद्र की जानकारी प्राप्त कीजिए। जी हाँ, नंबर दूसरा कि आप ऑनलाइन ही आधार सेवा केंद्र के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नंबर तीसरा, आधार सेवा केंद्र पहुंचकर बच्चों के लिए आधार एनरोलमेंट फॉर्म भरिए। इसमें माता पिता में से किसी एक का आधार नंबर डालना जरूरी है। नंबर 4, इस फॉर्म में माता पिता के आधार कार्ड के बेसिक पर पता और फिर अन्य विवरण होना चाहिए। नंबर 5, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र भी सबमिट कीजिए। नंबर 6, इसके बाद बच्चों का फोटोग्राफ लिया जाता है और फिर आधार सेवा केंद्र पर मौजूद एग्जीक्यूटिव आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप देगा। इस स्लिप में एनरोलमेंट नंबर होता है। जी हां, आप एनरोलमेंट नंबर के जरिए अपने आधार का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आधार कार्ड बनने के बाद आप UIDAI की वेबसाइट से उसकी PDF कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान के दौसा में किसान पंचायत में भाग लेने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को अब सीधे तौर पर चेतावनी दी है। जी हां, उन्होंने कहा है कि अगर किसानों की मांग नहीं मानी गई तो फिर 16 राज्यों की बिजली काट दी जाएगी। जी हां, भरतपुर में एक बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन पर डटे रहेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर किसानों के आंदोलन स्तर पर बिजली कटी तो फिर किसानों के खेतों तक जाने वाली 16 राज्यों की बिजली लाइट काट दी जाएगी। जी हां, उन्होंने कहा है कि इस समय देश में सरकार नहीं बची है, केंद्र में कोई सरकार नहीं है, देश को व्यापारी लोग चला रहे हैं और इन व्यापारियों ने सभी सरकारी संस्थानों को बेच दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि देश की जनता अब सब समझ गई है और जनता को उन्हें सरकार से बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत है। जी राकेश टिकैत ने कहा कि जब भी कोई पार्टी विधानसभा में या फिर लोकसभा में पूर्ण बहुमत पाती है तो वे तानाशाह की तरह अपना व्यवहार कर दिखाती है। उन्होंने कहा कि इस समय केंद्र का रवैया भी एक तानाशाह की तरह है। जी राकेश टिकैत ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार सरकारी संस्थानों को बेचने के बाद अब धीरे धीरे किसानों की जमीन को व्यापारियों को बेचने की योजना बना रहे हैं। जी उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ती ही जा रही है। युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार के पास किसी भी तरह की योजना नहीं है। दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 4 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही है। यह किसानों का आक्रोश केंद्र सरकार के रवैये पर फूट रहा है और बीजेपी के एक विधायक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। यह पंजाब में किसानों ने बीजेपी के विधायक की जबरदस्ती धुनाई कर दी। जबरदस्त धुनाई कर दी। नए कृषि कानूनों के विरोध कर रहे किसानों ने पंजाब के मलोट में बीजेपी MLA को जमकर पीटा। बीजेपी विधायक के कपड़े फाड़ दिए गए, उनके चेहरे पर कातिल पोती गई। पंजाब की अबोहर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अरुण नारंग मलोट पहुंचे थे। जी अरुण नारंग वहां पंजाब सरकार के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले थे। इसी दौरान उन पर हमला कर दिया गया। मलोट स्थित बीजेपी ऑफिस के सामने खड़े होकर किसान विधायक अरुण नारंग का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नारंग अपनी गाड़ी से वहां पहुंचे वैसे ही किसानों ने उनके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। इसके बाद उनके ऊपर स्याही फेंकी गई। नारंग के समर्थकों ने जब इसका विरोध जताया तो उसके बाद बीजेपी विधायक की जमकर पिटाई कर दी। दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधा है। जी उन्होंने कहा कि भाजपा समाज में नफरत बोने का काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए सत्याग्रह करने की बात कही। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी एक ओर तो कहते हैं कि वे बांग्लादेश की आजादी के लिए जेल गए थे, दूसरी ओर वह मुर्शिदाबाद के लोगों को बांग्लादेशी घुसपैठिए कहकर गाली देते हैं। जी ओवैसी ने यहां कहा है कि भाजपा समाज में नफरत बोने का काम कर रही है। यह भाजपा की फैलाई हुई नफरत की वजह से ही आज मंदिर में पानी पीने जाने वाले बच्चे को भी मारा जा रहा है, मुसलमानों को जिहादी कहकर बुलाया जा रहा है, आदिवासियों को नक्सल कहकर मारा जा रहा है। अगर कोई सेकुलरिज्म की बात करता है तो फिर उसे देशद्रोही कहते हैं। जी ओवैसी ने बीते हफ्ते ही बंगाल चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद आज वे मुर्शिदाबाद पहुंचे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शनिवार को संपन्न हो गया। जी अब 7 चरणों का मतदान बाकी है। किसान नेताओं का दावा है कि चुनावी नतीजों में भाजपा को किसान आंदोलन की चोट का एहसास होगा। जी बाकी के 7 चरण में संयुक्त किसान मोर्चा 25 रैलियां करेगा। जी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के वरिष्ठ सदस्य अविक साहा का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में धर्म के नाम पर वोट नहीं पड़ेंगे। जी किसान पत्र हर गांव तक पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल का किसान अपनी सोच प्रकट कर रहा है।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।